हेलो एवरीवन। आज हम अपने पीएसएम के नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक तरह की डिसीज़ होती है। इसकी हम एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे, जिसमें एजेंट्स, इंक्यूबेशन पीरियड, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन, पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे और इसके ट्रीटमेंट, वैक्सीन वगैरह सब पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एजेंट की। तो इसका एजेंट जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होता है। कौन सा? कुराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। और ये प्रोड्यूस करता है पावरफुल एक्सोटॉक्सिन। और ये डिप्थीरिया जो है एंडेमिक होता है इंडिया में। इसके टोटल 4 बायोटाइप्स होते हैं। कौन कौन से? डिप्थीरिया ग्रेविस, डिप्थीरिया बेल्फेंटी, डिप्थीरिया माइटिस और डिप्थीरिया इंटरमीडियस। सबसे मोस्ट सीवियर कौन सा होता है? डिप्थीरिया ग्रेविस। इसकी ट्रिक क्या है याद करने की? BGMI। आजकल लोग सबसे ज़्यादा BGMI खेलते हैं ना। तो B से क्या है? बेल्फेंटी, और G से क्या है? ग्रेविस, M से क्या है? माइटिस, और I से इंटरमीडियस। मोस्ट सीवियर कौन सा है? ग्रेविस। फिर बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है 2 to 6 डेज। और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो इसमें केस या कैरियर हो सकता है डिप्थीरिया का। कैरियर की बात करें तो टोटल 95% इन्फेक्शन का कैरियर जो है होते हैं। लेकिन अगर इंसिडेंस बात करें कैरियर्स की कम्युनिटी में तो वो 0.5 से 1% होती है। नेज़ल कैरियर जो होते हैं वो मोर डेंजरस होते हैं देन द थ्रोट कैरियर्स। और कैरियर्स जो होते हैं वो आइदर हेल्दी हो सकते हैं या इंक्यूबेटरी हो सकते हैं या कन्वोलेसेंट हो सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इम्यूनाइजेशन डज नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम द कैरियर स्टेट। अगर हम किसी को इम्यूनाइज्ड करते हैं तो वो कैरियर स्टेट से प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब एक्टिव केसेस से तो प्रोटेक्ट कर लेगा लेकिन कैरियर स्टेट में प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा कैरियर स्टेट से। फिर इसके मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो किससे किससे होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो सकता है, नेज़ोफेरेंजियल सिक्रीशन से हो सकता है, क्यूटेनियस लीजन से हो सकता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो सकता है, या कंटेमिनेटेड फोमाइट से हो सकता है। फिर इसके पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी की बात करें तो 14 to 28 डेज होता है ऑफ द डिसीज़ ऑनसेट इन केस ऑफ अनट्रीटेड केसेस। अगर किसी डिसीज़ ऑनसेट को मतलब ट्रीट ना किया जाए तो 14 to 28 डेज तक इन्फेक्टिविटी होती है उसकी। लेकिन ऑन ट्रीटमेंट क्या होता है? पर्सन बिकम नॉन इन्फेक्टिव विद इन 48 आवर्स। ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है? पर्सन नॉन इन्फेक्टिव हो जाता है विद इन 48 आवर्स में। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? अ केस और कैरियर विल बी कंसिडर्ड एज नॉन इन्फेक्टिव व्हेन एट लीस्ट 2 कल्चर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नोज एंड थ्रोट कल्चर आर 24 आवर्स अपार्ट आर नेगेटिव फॉर डिप्थीरिया बैसिलाई। क्या कह रहा है? कोई भी केस या कैरियर वो तब नॉन इन्फेक्टिव माना जाएगा जब एटलीस्ट 2 कल्चर्स, आइदर वो नोज से लिए गए हों या थ्रोट से, और दोनों कल्चर के बीच में 24 आवर्स का मतलब ड्यूरेशन होना चाहिए, और वो दोनों कल्चर अगर नेगेटिव आते हैं तब उसको नॉन इन्फेक्टिव माना जाएगा। और यहाँ पर जो सेकेंडरी अटैक रेट है उसका कोई रेलेवेंस नहीं होता है, यानी कोई सेकेंडरी अटैक रेट नहीं होता है। फिर आगे बात करते हैं यहाँ पर केस फैटेलिटी रेट की। तो 10% होता है अनट्रीटेड चिल्ड्रन में। केस फैटेलिटी रेट इंडिया में कितना होता है? 2.3% विद ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन इन प्लेस। होस्ट फैक्टर की बात करें तो एज ग्रुप कितने अफेक्ट करता है? 1 to 5 ईयर्स में। और बोथ सेक्सेस आर इक्वली अफेक्टेड, मतलब कि मेल्स और फीमेल्स में इक्वल प्रेवलेंस होता है। इन्वायरमेंटल की फैक्टर की बात करें तो प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द ईयर और रिपोर्टेड होता है मोर इन द विंटर। क्लिनिकल टाइप्स की बात करें तो इसमें क्या क्या होता है? फेरिंगो टॉन्सिलर डिप्थीरिया मोस्ट कॉमनली यही होता है। और इसमें होता क्या क्या है कि सोर थ्रोट होता है, डिफ़िकल्टी इन द स्वेलोइंग, लिम्फ नोड इनलार्जमेंट, फीवर, मैलेस। और लैरिंगोट्रैकियल डिप्थीरिया भी होता है यहाँ पर, नेज़ल डिप्थीरिया हो सकता है और क्यूटेनियस डिप्थीरिया हो सकता है। और क्या फिर बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पर, स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। स्यूडो मेम्ब्रेन क्या होता है? एक तरह का ग्रेइश वाइट टू ग्रीनिश येलो फॉल्स मेम्ब्रेन होता है, जो कि कहाँ बनता है? टॉन्सिल्स के ऊपर, लैरिंग्स के ऊपर और फेरिंग्स के ऊपर। ठीक है, ग्रेइश वाइट टू ग्रेनिश येलो फॉल्स मेम्ब्रेन होता है जो कि टॉन्सिल्स के ऊपर, लैरिंग्स के ऊपर और फेरिंग्स के ऊपर बनता है। और इसकी वेल डिफाइंड एजेस होती हैं, कैन नॉट बी वाइप्ड। और अगर इसको हम हटाने की कोशिश करेंगे तो ब्लीडिंग अकर्स हो जाएगी। ठीक है, ब्लीडिंग होने लगेगी। और ये जो स्यूडो मेम्ब्रेन होता है वो कैसे बनता है? एज अ रिजल्ट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, टॉक्सिन प्रोडक्शन और नेक्रोसिस ऑफ अंडरलाइंग टिश्यूज एंड होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। तो इन सब की वजह से स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। और क्या देखने को मिलता है यहाँ पर? बुल्स नेक। बुल्स नेक मतलब क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द नेक, मतलब यहाँ पर सब मैंडिबुलर का इनलार्जमेंट हो जाता है। बुल्स नेक देखने को मिलता है और स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। क्वेश्चन बनते हैं इन सब पे।
और सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? फेरिंगो टॉन्सिलर डिप्थीरिया। अब आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है? टॉक्सिन इज एब्जॉर्ब्ड एंड रिजल्ट इन द डिस्टेंट टॉक्सिक डैमेज। जैसे CVS की बात करें तो CVS में क्या होता है? मायोकार्डाइटिस, एरिथमिया और CHF, क्रॉनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकता है, प्रोटीन्यूरिया हो सकता है। और न्यूरोलॉजिकल की बात करें तो न्यूरोलॉजिकल में पैलेटल पैल्सी सेकेंड वीक में, नेज़ल रिगर्जिटेशन ऑफ द फ्लूइड एंड नेज़ल इंटोनेशन ऑफ द वॉइस, ठीक है ना, मतलब बंद नाक की वजह से आवाज़ चेंज हो जाती है। ऑकुलर पाल्सी हो सकती है थर्ड वीक में, मतलब डेविएशन हो जाता है आई में। लॉस ऑफ एकोमोडेशन हो सकता है, ब्लरिंग ऑफ विजन। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं। और क्या हो सकते हैं? जर्नल पॉलीन्यूराइटिस थर्ड टू सिक्स वीक में होता है। एक्सटेंसिव नेक्रोसिस हो सकता है हार्ट मसल की, लीवर में, किडनी में, एड्रिनल ग्लैंड्स में। फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो सकते हैं, पैरेनकाइमेटस डीजनरेशन हो सकता है। तो ये सब क्या है? कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट में क्या होता है? अगर अर्ली डिटेक्शन कर लिया तो उसमें कल्चर मेथड कराते हैं। स्वैब्स फ्रॉम द नोज एंड थ्रोट आर एग्जामिन्ड बाय कल्चर मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ दी डिप्थीरिया बैसिलाई। मतलब अगर अर्ली डिटेक्शन कर लिया तो उससे हम ट्रीट कर सकते हैं। और दूसरा क्या है? आइसोलेशन कर सकते हैं केसेस का, सस्पेक्टेड केसेस का और कैरियर्स का हॉस्पिटल में। या तीसरा केसेस है तो उसमें हम डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन लगा सकते हैं, और इसको हम IM या IV लगाते हैं इमीडिएटली आफ्टर अ प्रीलिमिनरी टेस्ट। और इसका डोज कितना होता है? 0.2 ml सबक्यूटेनियसली। और साथ में और क्या देते हैं? एरिथ्रोमाइसिन देते हैं 12 to 14 डेज, ठीक है। अब अगर देखो माइल्ड डिसीज़ है, अगर माइल्ड डिसीज़ है तो उसमें कितने यूनिट देते हैं? 20,000 to 40,000 इंटरनेशनल यूनिट। और अगर मॉडरेट डिसीज़ है तो 40,000 to 60,000 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। और अगर सीवियर डिसीज़ है तो 80,000 से 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। इस पर भी क्वेश्चन बनता है। अब बात करते हैं, अगर एंटीरियर नेज़ल डिप्थीरिया है तो इसमें कितना डोज देते हैं? 10,000 से 20,000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन। और अगर टॉन्सिलर डिप्थीरिया है तो इसमें 15,000 से 25,000 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। और अगर फेरेंजियल या लैरेंजियल डिप्थीरिया है लेस देन 48 आवर ड्यूरेशन तो इसमें 20,000 से 40,000 देते हैं। नेज़ो फेरेंजियल डिसीज़ में बात करें तो 40,000 से 60,000 देते हैं। और अगर एक्सटेंसिव डिसीज़ है मोर देन 3 डेज और वाइट ब्रॉनी स्वेलिंग ऑफ नेक जिसमें 80,000 से 1,20,000 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। और एक्सटेंसिव डिसीज़ अगर हो तो उसमें हम पेनिसिलिन को ऐड कर देते हैं या एरिथ्रोमाइसिन को, और कब तक देते हैं? 12 to 14 डेज, ठीक है। ये हो गया ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं कंट्रोल ऑफ द डिप्थीरिया की। तो अगर डिप्थीरिया के केसेस हैं तो उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन देके आफ्टर स्किन सेंसिटिविटी टेस्टिंग। और कितनी यूनिट देते हैं? 20,000 से 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। और साथ में एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं जैसे पेनिसिलिन G या ओरल एरिथ्रोमाइसिन। कितने दिन के लिए? 12 to 14 डेज़ के लिए। सीरियल कल्चर करा सकते हैं ऑब्टेन्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। और डिप्थीरिया टॉक्साइड दे सकते हैं गिवन इन द कन्वालेसेंट फेज ओनली इन अनइम्यूनाइज्ड केसेस। और अगर कोई कैरियर है तो उसमें ओरल एरिथ्रोमाइसिन देते हैं फॉर 10 to 12 डेज़ के लिए, और डिक्लेयर करते हैं एज अ नॉन इन्फेक्टिव। अगर कोई किसी को नॉन इन्फेक्टिव डिक्लेयर करना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? इसमें 2 कल्चर्स पॉजिटिव आने चाहिए, मतलब नेगेटिव आने चाहिए 24 आवर्स अपार्ट। और कल्चर कहाँ से लेते हैं? नोज़ या थ्रोट से, और नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है। मतलब नोज़ और थ्रोट से हम कल्चर सैंपल लेते हैं और 24 आवर्स अपार्ट दोनों के बीच में होता है। और दोनों कल्चर नेगेटिव अगर आते हैं तो उस पर्सन को कहते हैं कि वो नॉन इन्फेक्टिव है। अब कॉन्टैक्ट्स की बात करें तो कॉन्टैक्ट्स में से उसमें क्या देते हैं? एंटीबायोटिक देते हैं जैसे ओरल एरिथ्रोमाइसिन या पेनिसिलिन G 7 to 10 डेज़ के लिए। और अगर नेगेटिव आ गया तो फिर स्टॉप कर दो एंटीबायोटिक्स को। और डिप्थीरिया टॉक्साइड कब कब देते हैं? जब अननोन स्टेटस हो और मोर देन 3 डोजेस टेकन, लेस देन 3 डोजेस, या फिर मोर देन 3 डोजेस और लास्ट डोज कब ली गई थी? मोर देन 5 ईयर्स अगो, या फिर 3 डोजेस से ज़्यादा ले चुका है लेकिन लास्ट डोज लेस देन 5 ईयर्स अगो। तो अगर अननोन स्टेटस है तो क्या देते हैं? गिवन द डिप्थीरिया टॉक्साइड एंड कंप्लीट सीरीज। लेकिन अगर कोई पर्सन 3 डोज पहले ले चुका है और लास्ट डोज लिए हुए 5 साल से ज़्यादा हो गया है तो सिंगल डोज देते हैं डिप्थीरिया का टॉक्साइड का, सिंगल डोज। और अगर कोई पर्सन 3 डोज से ज़्यादा ले चुका है वैक्सीन का और लास्ट डोज 5 साल से कम हुआ है लिए हुए तो उसमें कंटिन्यू करते हैं सीरीज़ को एज़ पर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है। और एंटीटॉक्सिन जो होती है वो कितना होता है? 1000 to 2000 यूनिट्स ऑफ डिप्थीरिया टॉक्सिन, ठीक है, एंटीटॉक्सिन में। तो अब बात करते हैं MCQ की। तो अ 17-year-old partially vaccinated girl present to the emergency department with a low grade fever, sore throat, difficulty swallowing for past 3 days
ऑन एग्जामिनेशन अ गर्ल हैज़ द ग्रेइश वाइट मेम्ब्रेन ओवर द टॉन्सिल एंड फेरिंग्स एंड मार्क्ड एज द नेक स्वेलिंग अ थ्रोट कन्फर्म दैट द प्रेजेंस ऑफ कोरानी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, मतलब डिप्थीरिया का केस है। अ गर्ल इज डायग्नोज्ड विद द डिप्थीरिया ऑफ मॉडरेट सीवियरिटी, व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट डोज ऑफ एंटीटॉक्सिन। तो याद करो मॉडरेट सीवियरिटी में क्या बताया था मैंने, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड में कितना होता है 20,000 से 40,000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन। मॉडरेट में कितना होता है 40,000 से 80,000 इंटरनेशनल यूनिट। सीवियर में कितना होता है 80,000 से 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो हमसे मॉडरेट पूछ रहा है तो मॉडरेट कौन सा हो जाएगा 40,000 to 80,000। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ like and subscribe my channel and be on my channel for new updates. Thank you so much.